हाँ जी, जैसा आप जानते हैं सब दैट टुडे वी आर गिविंग यू a demonstration of our first astrology course, that is Jyotish Ratna, and your faculty, your coach is Dr. Tanvi. And I'm really glad to tell you that Dr. Tanvi is one of the brightest faculty of Future Point. She's B honors in mathematics from the University. She has done her MBA from NIFT NIP, which is a very prestigious college. And then after that, she did PhD in astrology. So for last 10 to 12 years, she's into astrology and giving her services through teaching, through writing articles and so on. And she's very popular among our students. तो आज तन्वी जी आपको सारा ज्योतिष रतन में हम क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसे एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है, हाउ इट इज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोनॉमी, क्या हम ज्योतिष रतन में पढ़ाएंगे और आगे भी हमारे जो नेक्स्ट लेवल्स हैं, शी विल गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू एंड सो दैट। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारा पर्पस ही ये डेमो रखने का ये था, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी मैम आप क्या पढ़ाते हैं, कितना क्या क्या लेवल इसमें कवर होता है, एंड इज दिस सफिशिएंट और नॉट। और हम लोग क्योंकि ABCD से सीख रहे हैं, क्या हम समझ पाएंगे या नहीं, फॉर एवरीथिंग तन्वी जी आपको जवाब देंगी। एंड for any question you can ask her, and उसके बाद after her lecture I will tell you all the facilities which we are giving you, what discounts we are giving you and what facilities we are giving you, so that you can learn astrology in a full-fledged way। क्योंकि हमारा Future Point Institute is the oldest institute in India which is giving astrology for last rather I'll say 42 years. And with astrology we will give you all facilities. But first, let's listen to Dr. Tanvi. So, Dr. Tanvi, you can start your lecture, please. First of all, बहुत आप सबको very good afternoon and very warm welcome to this first introduction to astrology. I would say that इस क्लास में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ज्योतिष में 2 मिनट में आप लोगों का भी इंट्रैक्शन चाहूंगी कि जैसे ज्योतिष में जो आपका इंटरेस्ट रहा, वो किसी जनरली क्या होता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर को हमने दिखाया या हमने कहीं पढ़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो हमें इसमें ज्योतिष में रुचि आती है, या किसी ने हमारे लिए बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर दिया। तो ऐसे जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट यू नो, मेरे बारे में तो मैम ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे ही दिया आपको। इट वाज रियली हार्ट वार्मिंग। एंड अगर आप इसे कुछ लोग शेयर करना चाहें, जैसे ऐश्वर्या जी का मैं देख पा रही हूँ कि माइक्रोफोन ऑन है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि किस तरह से ज्योतिष में आपका जो रुचि है वो आई, तो इट बी गुड। मैम, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ज्योतिष में जहाँ तक मेरी दिलचस्पी की बात है, वो तो मुझे बचपन से ही है। मैं जब 9 साल की उम्र से थी तो मेरे घर में एक बुक आई थी एस्ट्रोलॉजी की। तब से ही मुझे एस्ट्रोलॉजी के अंदर अपने आप से ही एक रुचि है। पहले मुझे पालमिस्ट्री में बहुत रुचि आई और फिर धीरे धीरे कर मैंने आपके यहाँ से टैरो और न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रखा है, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पार्ट जो है टैरो और न्यूमरोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कवर होता है। तो एक पूरा पैकेज है। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या जी, आपने जो इतना इनपुट दिया। और कोई शेयर करना चाहेंगे हमारे पास इन अ मिनट्स टाइम? शेयर थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी में आपकी जो इंटरेस्ट है वो, बिकॉज देखिए दिस कोर्स इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी। तो कैसे आप अभी तक जो आपका जो एस्ट्रोलॉजी में जो इंटरेस्ट आया, वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, पहले वो जान लें। उसमें गौरव जी नमस्कार जी, बताइए। नमस्कार मैम। मैम जो है एक आगे चल के एक अच्छा है, उससे मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए या एक पार्ट टाइम इनकम के लिए अच्छा एक साधन है ये। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने ये बात तो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला है अब तक से कि जो कहें कि एस्ट्रोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मिस्टिकल साइंसेस। प्लीज माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए आप लोग, इसको माइक्रोफोन्स को म्यूट पे रखिए, क्योंकि क्या है थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस हम सभी के एंड पे होती है, और वो जब बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो फिर क्लास नहीं समझ में आती है। तो जैसा गौरव जी ने भी और ऐश्वर्या जी ने भी बताया कि जैसे उनके घर में कोई बुक आई थी, और जैसा गौरव जी ने भी कहा कि एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो थोड़ा आइए समझते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि ज्योतिष पढ़ें क्यों। पहली बात तो ये है कि जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट लेक्चर में हैं, तो ज्योतिष हमें
क्यों करनी चाहिए, इस पर आते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगी कि देखिए, जैसा जानते ही हम कि एस्ट्रोलॉजी तो एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वैसे तो नाम ज्योतिष ही है। तो ज्योतिष का जब आप संधि विच्छेद करते हैं ना, तो ज्योति प्लस ईश, ये गॉड से मिलने वाली वो डिवाइन लाइट बताई गई है, जिसके थ्रू एक गाइडिंग लाइट है जो हमें लाइफ का, जो हमारा लाइफ पाथ है उसको जीने में थोड़ा सा क्या, काफी हेल्पफुल, एक लाइट की तरह, जैसे एक अंधेरे पथ पे कोई लाइट मिल जाए हमें चलने के लिए, तो थोड़ा सा हमें रास्ता समझ में आ जाता है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा ज्ञात हो या हम किसी को कंसल्ट कर लें, बोथ वेज, तो जो लाइफ में जो हर्डल्स हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी लगता है हर्डल बहुत बड़ी है, पर वहां पे थोड़ी रोशनी पड़ जाए तो लगता है बस इतना सही पार्ट है, एंड आफ्टर दिस द रोड इज स्मूदर। तो वो बहुत, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी मुझे लगता है ऐसे वक्त में बहुत काम आती है जब बाकी सब डोर्स बंद होते हैं, जब बिल्कुल एंड पॉइंट लगता है कि नहीं, अब बियॉन्ड दिस नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। उस समय ही ज्यादातर लोग ज्योतिष को कंसल्ट करते हैं या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। तो इस तरीके की मिस्टिकल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस की अगर आपको खुद को नॉलेज हो जाए, तो आई थिंक देयर कैन बी नथिंग, इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है। कि अगर आपको खुद ही इस चीज की थोड़ी बेसिक ज्ञान, तो मेरे ख्याल से तो जैसे लाइफ साइंसेस के कोर्सेज होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड दिस कोर्स फॉर ईच एंड एवरीबडी। रतन एंड भूषण तो ऐसे लाइफ कोर्सेज हैं कि लाइफ साइंस की तरह हैं बिल्कुल। जी, अभिषेक जी और कुछ लोग ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, माइक्रोफोन्स ऑन है आपके, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, अदरवाइज प्लीज म्यूट पे रखिए। हर्ष जी, इसको जरा म्यूट पे रखना होगा आपको। थैंक यू जी। सो बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो इसमें 3 मेन चीजें हैं। देखिए, आपने ये सुना भी होगा, पेपर में भी देखते ही हैं। एक तो सबसे पहले तो प्लैनेट्स, यानी कि ग्रह, जिनके ऊपर ही हम कहते हैं कि ग्रह चाल कैसी है, कैसा कोई ग्रह किस तरीके का हमारे जीवन में असर दे रहा है, कैसा कुंडली में बैठा है, और ग्रह चाल कैसी है, गोचर में प्लैनेट कैसे जा रहे हैं, वो प्लैनेट्स या ग्रह। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी ज़ोडिएक साइंस या राशियां। बहुत कॉमनली सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कितनी राशियां होती हैं टोटल? 12 जी, ज़ोडिएक साइन या राशियां, जो कि 12 होती हैं। और ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह। 9 ग्रह। और एक और ज्योतिष में घर बताए गए हैं, हाउसेस बताए गए हैं। 12 क्या बात है, आप लोगों को तो काफी कुछ पता है। तो ये, क्योंकि ये पता है क्यों पता है, क्योंकि ये चीजें बहुत कॉमनली हमारे डे टू डे लाइफ में ना, आप देखो इंटरनेट पे भी और हर जगह, बिकॉज आई एम टेलिंग यू ना, जो रतन और मैडम, जी, ग्रह को ही भाव कहते हैं। नहीं, हाउसेस को भाव के, ये ले लीजिएगा। हाँ, उसी का ही पूछ रही थी, वही ग्रह। जी ठीक जी, है। हाँ, ग्रह प्लैनेट्स को कहते हैं, और हाउसेस को भाव कहते हैं, या लाल किताब वाले इनको खाने भी बोलते हैं, या घर भी बोलते हैं इसको हम, और भाव या घर बोलते हैं, पहला घर या दूसरा घर। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा सबको, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी, सो इन तीनों चीजों के बारे में, तो ये जो फर्स्ट लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इसका नाम भी बहुत सुंदर है, और मैंने भी कुछ 10-11 साल पहले इसी से स्टार्ट किया था। रतन इस कोर्स का नाम है, और है भी बिल्कुल ये जेम के जैसा कोर्स है, और दिस इज द बेस्ट कोर्स, क्योंकि दिस इज द कोर्स दैट गिव्स यू द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। एक बेस जो फॉर्म होता है ना, वो रतन कोर्स से ही होता है। इसको हम ज्योतिष रत्ना कहते हैं अपने इस वाले कोर्स को, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास आज हम कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको डिटेल में कि 9 ग्रह कौन से होते हैं, वो 9 ग्रह कौन से हैं, 12 राशियां कौन सी है, ये 12 घर जिनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये कौन कौन से हैं, इनसे क्या देखा जाता है,
ये सारा कुछ हम इस ज्योतिष कोर्स में करें। तो एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं पहले आपको कोर्स का, कि इस कोर्स में क्या क्या। हम इस कोर्स में ऐसा मान के चलेंगे कि हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें ज्योतिष बिल्कुल नहीं आती है, और हम बिल्कुल जिन लोगों को ज्योतिष बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से, और जिसको कहते हैं ना फाउंडेशन कोर्स की तरह, क्योंकि फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो ही आप आगे अच्छी प्रेडिक्शंस कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यही स्टार्ट करते हैं, ये कुंडली है क्या। कभी कुंडली आप लोगों ने देखी हो तो इस तरीके का एक स्क्वायर बना रहता है, नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप स्टाइल इसको बोला जाता है। मैम अगर बिफोर यू स्टार्ट आई जस्ट वांट टू नो कि आप कैलकुलेटिव पार्ट भी कराते हैं? मैं बता ही रही हूँ ना सारा, एक इसके अंदर क्या क्या कराएंगे पूरा एक एक करके। आई एम कमिंग फ्रॉम फर्स्ट टू एंड। उसमें जो पार्ट मिसिंग होगा तो आप तब पूछ सकती हैं कि भाई ये वाला पार्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे या कैसा है। ओके, एक बार उसको जान लेते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस बॉक्स को बनाने से स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल, कि हमने ये स्क्वायर बनाया, इसमें एक क्रॉस लगाया और एक डायमंड बना के हम कुंडली बनाते हैं। और ये 12 डिविजन हो जाते हैं अगर आप गिनेंगे तो। इन 12 डिविजन्स को एंटी क्लॉकवाइज जब भरा जाता है, इसको पहला घर या लग्न या असेंडेंट इंग्लिश में इन नामों से, या फर्स्ट हाउस इन नामों से जाना जाता है। उसके बाद ये कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 घर ज्योतिष में होते हैं। इन्हीं में हमें ग्रह बैठे हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। और इसको किस तरह से बनाया जाता है, ये कुंडली क्या है, आप मुंह जबानी भी लग्न निकाल सकते हैं इस वक्त बैठे बैठे भी। तो वो किस तरह से कैलकुलेशन होती है उस सब के बारे में हम लेवल 1 में ही सिखा देते हैं पूरा। पंचांग देख कर हाथ से कुंडली बनाना, जो अभी मैम आपका क्वेश्चन भी था ऐश्वर्या जी का शायद, कि कैसे पंचांग देखकर आप कुंडली बनाएंगे। अगर आपके पास आज दिन का पंचांग है तो आप पूरी कुंडली फॉर्म कर सकते हैं। जी मैम। तो ये हम सबसे पहले तो यही बनाएंगे, ये कुंडली क्या है। अगर मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में, किताबी भाषा में ना करके सिंपल शब्दों में बताऊं तो कुंडली कुछ भी नहीं है, स्काई शॉट या कोई एक फोटो कह लें, स्नैपशॉट कह लें एट द टाइम ऑफ बर्थ है। कि उस वक्त अगर किसी ने स्पेस में जाके एक फोटो खींची होती और आपको दे दी होती, तो फोटो तो 3D नहीं हो सकती थी, वो तो 2D ही होती। तो इस तरह से ये एक टाइप की एक स्नैपशॉट है जिसमें उस वक्त की ब्रह्मांडीय स्थिति को कैच किया गया है एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि उस समय स्काई में पोजीशन क्या थी डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की। जो जो प्लैनेट जिस जिस राशि में बैठा हुआ था वो ही हमारी कुंडली में, वो हमेशा के लिए, फिर वो स्नैपशॉट को ही हम कुंडली कहते हैं। इसको लग्न कुंडली भी कहा जाता है। अब ये लग्न की इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए, फर्स्ट हाउस की इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए, क्योंकि बाय डेफिनेशन लग्न वो राशि होती है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ईस्टर्न होराइजन में ईस्ट की साइड उदित होती नजर आती। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी अपनी दूरी पे 24 घंटों में घूम जाती है पूरी 360 डिग्री। तो जब वो घूम रही है तो उसके ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी राशि थी जिस वक्त बच्चे का जन्म हुआ, वही राशि फर्स्ट हाउस में पड़ती है और उसी को लग्न कहा जाता है। उसकी भी एक कैलकुलेशन है कि सूर्य जो है, आपको पता ही है कि सूर्य किस डायरेक्शन में उदित होते हैं, सनराइज किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट। तो इसका मतलब अगर सुबह का कुंडली बनाऊं मैं, आज जैसे आजकल लगभग 5:40 पे 5:30 पे सनराइज हो रहा है आजकल दिल्ली में, 5:39 के आसपास सनराइज है। तो इतने बजे अगर मैंने कहा कि लग्न ईस्ट डायरेक्शन होता है, इतने बजे कोई बच्चा पैदा हुआ तो ईस्ट में कौन सा प्लेनेट होगा? सनराइज के टाइम पे तो सन ईस्ट में ही होते हैं जी, इसमें तो कोई मेरे ख्याल से डाउट ही नहीं है। तो किसी की भी अगर आप कुंडली देखें और उसमें सन फर्स्ट हाउस में हो तो इसका मतलब भोर का समय या जस्ट सनराइज के विद इन 2 आवर्स का बर्थ है। हाँ जी प्रीति जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, हैंड रेज किया है हाँ आपने। जी 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 मैडम, मुझे ये जी। पूछना था कि जैसे आपने लग्न बताया, तो ये क्या जो राशि रहती है, जैसे उनके नाम है पूरे 9 राशि के, तो उसके हिसाब से ये 12 राशियां होती फर्स्ट हैं, लग्न में जी, वही 12 राशि आएगी? हाँ वही जी, आएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। तो वो मैं पूछना चाह रही थी, तो ये क्या फॉर्मेट होता है कि पहले ये आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा? तो अब जैसे उसकी राशि आई लग्न वाली, तो शनि आ गया, शनि के बाद फिर, या तो ये कैसे ये पूरा वो बनता है?
मेरा आप ये क्वेश्चन सब समझ समझने के लिए आपको कोर्स करना होगा, क्योंकि मैं कर इतना रही हूँ सारा तो मैडम, एक मैं क्लास कर में आ पाएगा। नहीं बट मैं हाँ, मैं समझ गई आपका मेरे को ये क्वेश्चन कि डाउट है। किस तरह से हम तो 1 2 हाँ ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे। लेकिन ये देखिए, जैसे पहली राशि एरीज के लिए मैं अभी आ रही हूँ थोड़ा सा, मुझे एक काम करिए आप लोग, अनइंटरप्टेड 15 मिनट का समय दीजिए। आई थिंक ठीक है, उसमें ओके। आपको क्या होगा, ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा। और उसमें आपको जो हो सकता है कि आपके जो पूछ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, मैं समझती हूँ जब हम क्लास करते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो एक एक करके हम पॉप करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बस 15 मिनट का, भी 1:22 हो रहे हैं, गिव मी 15 मिनट्स, मुझे बस आप 1:40 तक का समय अलॉट कर दें, और उसके बाद आपके सवाल, ठीक है? तो उसमें हो सकता है कि कुछ शायद उस सीक्वेंस में आपका सवाल ऑटोमेटिकली आंसर हो, ठीक है? क्योंकि फ्लो से चलेंगे ना प्रीति जी, तो सभी लोगों को समझ में आए, जी ठीक जी है? जी तो जी। ये इस तरह से, ठीक है जी। तो मुझे 18 मिनट का समय अलॉट कर देंगे आप लोग, और जो है उसका समय दीजिए मुझे थोड़ा सा। तो ये जैसे मैंने कहा आपसे, बात यहाँ चल रही थी कि अगर सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो इसका मतलब लग्न के जब डेफिनेशन हमने डिफाइन करी, फर्स्ट हाउस में पड़ने वाली राशि को ही लग्न कहा जाता है। लग्न इतना कॉम्प्लेक्स कोई शब्द नहीं है। पहले घर में पड़ने वाली राशि को, पहले घर को कह लीजिए, या फर्स्ट हाउस, इंग्लिश में इसको असेंडेंट भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। इस चारों टर्म्स मतलब एक ही है कि जिस वक्त हमारा बर्थ हो तक का जन्म हुआ, उस वक्त साइन अराइजिंग इन द ईस्टर्न होराइजन, उस समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती नजर आ रही थी, वो ही राशि लग्न में पड़ेगी। तो यानी आज किसी का बर्थ हुआ बाय द वे सुबह के समय। अच्छा, अब एक बात इसमें, एक रूल तो ये हो गया कि ईस्ट डायरेक्शन में पड़ने वाली राशि ही लग्न होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये हो गई कि सूर्य जो है एट द टाइम ऑफ सनराइज ईस्ट में होते हैं। इसमें तो कोई मेरे ख्याल से दो राय है ही नहीं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि सन जो है सनराइज के टाइम पे तो ईस्ट में ही होते हैं। तो जब ईस्ट में होते हैं तो सन जिस भी राशि में होते हैं, सन एक एक महीने अपनी राशि चेंज करते हैं, इस बात का कुछ आइडिया है आप लोगों को? ये सब हम अभी इसमें रत्न लेवल में करेंगे। तो फर्स्ट हाउस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर किसी की कुंडली में सन है, तो इसका मतलब सूर्योदय का आसपास का समय, ठीक है जी? सूर्योदय के आसपास का ही समय है। और इसी तरह से 2-2 घंटे में 2-2 घंटे में वो लग्न बदलता जाता है। उसके बारे में डिटेल में चर्चा हम बाद में करेंगे। तो लग्न की बात आज क्लियर हुई। हाउसेस की बात ये क्लियर हुई कि ये जो 12 खाने बन गए हैं, अब ये जो मैंने आपसे कहा, अब यहाँ पे कोई भी नंबर आ गया, जैसे सूर्य आजकल राशि में, ठीक है जी? तो अगर 4 नंबर लग्न में सुबह 5:30 बजे आया, तो उसके बाद यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 4 के बाद कौन सा नंबर आता है जी? 5 5 6 6 7 7 8 8 इसी एंड। तो याद रखने की बात यह है कि एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस घूमेगी, क्लॉक की तरह नहीं। क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन को एंटी क्लॉक कहा जाता है। और 7 8 9 10 11 12 1 2 ये कुंडली बन गई सूर्योदय के समय की आज की। और फिर जो जो ग्रह जिस राशि में होते हैं वो वहीं पे आप रख दीजिए, तो इसे तो कुंडली कहा जाता है। पहली बात तो कुंडली की आ गई, कुंडली और लग्न। मैम ये 4 नंबर कैसे अपन ने प्रेडिक्ट किया? 4 जैसे ये प्रिडिक्ट फर्स्ट नहीं हाउस किया में। मैम, प्रिडिक्ट नहीं किया। मैं आपको भी चार्ट से दिखा रही हूँ। प्रिडिक्ट नहीं किया इसमें हमने कुछ भी, अभी तो हम कैलकुलेटिव पार्ट पे ही हैं। तो ठीक है, सीक्वेंस से चलते हैं हम लोग। ज्योतिष क्यों पढ़े इस पर हम अभी आते हैं। एक बार जो पार्ट जो आपने 4 नंबर वाली बात कही, उस पे मैं प्रिडिक्ट कुछ नहीं किया। ये जो थर्ड टेबल है, ये आप देखिए, आपने मकर संक्रांति का नाम सुना ही होगा सभी लोगों ने। सूर्य क्या है? देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लेती है, सूर्य तो फिक्स है। तो लेकिन आपको कभी पृथ्वी घूमती महसूस होती है? नहीं। महसूस तो नहीं होती, लेकिन हमें सूर्य घूमते महसूस होते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू सन है। तो हमें सूर्य ही हम घूमते हैं, सन फिक्स्ड है, लेकिन हम अपने आप को क्योंकि पृथ्वी को घूमता महसूस नहीं कर पाते हैं, तो हमें विद रिस्पेक्ट टू आवर अर्थ सूर्य जो है वो घूमते नजर आते हैं। तो जब पृथ्वी एक साल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो आपने पढ़ाई होगा साइंस में, 365 डेज लगते हैं पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपना ऑर्बिट खत्म करने में, एक साल में। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें लगता है कि सूर्य एक साल में चक्कर लगा रहे हैं। और इस बात पे पीछे 100-200 साल पहले तो काफी गैलीलियो को तो चढ़ा दिया था फांसी पे, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये बात कही थी कि भाई पृथ्वी
स्टेशनरी नहीं है और सूर्य स्टेशनरी है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लेती है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें ये दिखता है, तो ये ना 12 महीने इसी हिसाब से बने हैं कि आप देखेंगे 14-15, इसमें एक आध दिन का आगे पीछे हो सकता है, 14-15 अप्रैल से लेकर के 14-15 मई तक सूर्य एरीज में ही होते। अच्छा, सूर्य में ये राशियों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, और सो एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसिस, ये 12 राशि है। एरीज राशि का हिंदी में नाम मेष है, टॉरस का हिंदी में नाम वृश्चिक है, प्लीज माइक्रोफोन म्यूट रख लीजिए। जेमिनी का नाम हिंदी में जो है वो मिथुन राशि है, और कैंसर का कर्क, लियो का सिंह, वर्गो का कन्या, लिब्रा का तुला, स्कॉर्पियो का वृश्चिक, सेजिटेरियस का धनु, कैप्रिकॉन का मकर, एक्वेरियस का कुंभ और पाइसिस का मीन। ये राशियों के नाम है, और ये बाय डिफॉल्ट ही हमें मालूम है विद नोटिंग, नोट करके। एक मैं ऐप आपको बता रही हूँ डाउनलोड करने के लिए, फ्रीली अवेलेबल ऐप है ये हमारी ऐप या किसी ज्योतिष संस्था की ऐप नहीं है, स्काई मैप गूगल ऐप है, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने से क्या है, आपको होराइजन दिखेगा, आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली स्काई मैप जो है वो स्काई का स्क्रीनशॉट ही दिखाता है कि हर रोज कौन सा ग्रह किस राशि में चल रहा है। ओके, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य जो है वो 14, जैसे अभी आजकल दिन कौन से चल रहे हैं, 15 जुलाई से 15 अगस्त के लगभग बीच का पीरियड चल रहा है। 15 जुलाई से 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच का ही तो पीरियड है ये, लगभग 31 जुलाई का टाइम है, तो इसके बीच के लगभग का पीरियड। दैट्स व्हाई आई न्यू कि ये कैंसर नहीं होते हैं इस टाइम में सूर्य, इसलिए मैंने वहां पे कैंसर राशि डाली। अच्छा, और इसीलिए कैंसर 4th नंबर पे है, तो आपने 4 लिखा? इसीलिए क्योंकि कैंसर 4, क्योंकि सूर्य आजकल 4 नंबर में कर्क राशि में चल रहे हैं, गॉट इट। 16 को। ठीक है जी, अब ना अब अगर हमने असेंडेंट निकाल लिया किसी का, असेंडेंट से पहले हम यहाँ तक मैंने आपको अभी बताया था कि देखिए प्लैनेट्स 9 होते हैं। अब हमने तो अब प्लैनेट्स पे आ रहे हैं। एक बार हमने घर मैंने अभी आपको बताया, एक बार सबसे पहले तो मैंने कुंडली और लग्न बताया आपको सिर्फ अभी व्हाइट बोर्ड के अकॉर्डिंग कि कुंडली और लग्न क्या है। कुंडली एक 12 खानों का ऐसा बॉक्स है जो स्काई शॉट है, जो स्क्रीन शॉट है, या उस समय का फोटो है जिस टाइम हमारा जन्म हुआ है। उसमें लग्न वो चीज है जो ईस्ट होराइजन में जो राशि नजर आती है। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम प्लैनेट से शुरू कर रहे हैं, फिर राशियों के बारे में आपको बताएंगे इस क्लास में, और फिर घरों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो प्लैनेट जो है वो अगर आपने, क्योंकि उससे बड़े बड़े प्लैनेट्स भी और दूसरे हैं, और तो यूरेनस और नेपच्यून का ना डिस्टेंस बहुत ज्यादा है पृथ्वी से, काफी दूरी पर है, तो इसीलिए इनको एज ऐसे प्लैनेट नहीं माना गया है जिनका असर या जिनका कोई हम पे कोई प्रभाव महसूस हो रहा। तो एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश में जिनको प्लैनेट कहा जाता है ना, हम उसको ग्रह कहते हैं। तो ग्रह का मतलब सिर्फ प्लैनेट से नहीं है, ग्रह का मतलब ऐसी कोई भी सेलेस्ट्रियल बॉडी, ऐसा कोई भी ब्रह्मांड में घूमने वाली ऐसी मास वाली कोई भी बॉडी जिसका पृथ्वी पे रहने वाले लोगों की जिंदगी पर असर आ सके, उसको हमने ग्रह की भाषा में डिफाइन किया है। तो सूर्य को तो वैसे साइंस तो स्टार कहती है, पर हमने यहाँ ग्रह इसलिए माना है क्योंकि सूर्य का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोगों पे आता ही है ना, हीट है, लाइट है, वेजिटेशन है, कुछ भी सूर्य के बिना तो हाउस होल्ड वर्क ही पॉसिबल नहीं हो पाते। अगर एक हफ्ते तक सूर्य ना निकले तो लाइफ तो उथल पुथल हो जाती है, और कहीं अगर बाय द वे सन नहीं हो तो कैसे ग्रोथ होगी, प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, विटामिन डी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट सन। सन तो सबसे बड़ा एक ऐसा ग्रह है ही है जो हमें प्रभावित कर रहा है हमारे जीवन को पृथ्वी पे, तो सूर्य को ग्रह मान लिया। चंद्रमा का भी खास करके प्रभाव पता चलता ही है, हाई टाइड लो टाइड जब ओशियंस में चंद्रमा की वजह से आती हैं, तो फिर ह्यूमन बॉडी जो 70% वाटर ही है, तो उसमें भी उसका इम्पैक्ट है ही है। इमोशंस के लिए चंद्रमा को रिस्पॉन्सिबल माना गया है, और ज्यादातर सुसाइड्स या मेंटल जो अफ्लिक्शंस होते हैं वो पूर्णिमा के आसपास ही होते हैं, अमावस्या भी, लेकिन खासकर पूर्णिमा। तो ये भी नोट किया गया। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये तो प्लैनेट्स हैं। ये राहु केतु कहाँ से आ गए, ये तो कोई प्लैनेट नहीं सुने हमने कभी साइंस में, किसी ने सुने? तो ज्योतिष में हमने राहु केतु को भी ग्रह क्या कहा। तो आज की इस क्लास में आपको ये भी बता देते हैं कि राहु केतु क्या है, कहाँ से ये राहु केतु आ गए। ठीक है, इसको मैं व्हाइट बोर्ड से आपको एक्सप्लेन कर दूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लेती अर्थ। तो बीच बीच में एस्ट्रोनॉमी ना इसके साथ इंटरलिंक्ड है। मैम एक क्वेश्चन, अपने को टाइम का पता होना जरूरी है क्या? डेट ऑफ बर्थ पता है और मंथ पता है, सब कुछ पता है। अगर टाइम नहीं पता हो तो कुंडली बना सकते हैं, वो कुंडली प्रेडिक्शन बनाना सही मुश्किल रहता है। नहीं, इट्स नॉट। ओके थोड़ा भी अगर आपको अगर आधे एक घंटे का कंफ्यूजन है तो भी हम ट्राई कर सकते हैं कि लग्न कोई ना बदल रहा हो, पर उतनी परफेक्शन से और प्रिसिशन से तो नहीं बन पाएगी। अच्छा ठीक है टाइम का तो पता लगाना जरूरी है जी। ठीक है। ये पृथ्वी का वो ऑर्बिट है जिसमें वो सूर्य के अराउंड घूम रही है। बाय द वे ये ऑर्बिट एग्जैक्टली गोल नहीं होता है, ये कुछ अंडाकार होता है। अब आपको जानते ही होंगे आप लोग कि भी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लेता है। अब लेकिन ये तो 2D में मैंने बना दिया डायग्राम में, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली तो अगर ये प्लेन है, इसमें पृथ्वी घूम रही है सूर्य के अराउंड, तो एट एन एंगल है चंद्रमा। तो ये जो दो प्लेन्स हैं, ये जो घूमने वाले दो ऑर्बिट्स हैं, ये एक दूसरे को दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे कट करते हैं। ये ऑर्बिट जो उनके घूमने वाले जो ये पथ हैं, जो पाथ है, प्लीज इसको म्यूट रखिए। फोल्डेड रिक्वेस्ट है आपसे, इसको प्लीज आपको माइक्रोफोन को तो ऐश्वर्या जी माइक्रोफोन आपका अभी भी खुला हुआ है, इसको प्लीज बंद करिए। तो ये जो दो पॉइंट्स जो आ गए, इनको हम राहु केतु कहते हैं। तो जो नॉर्थ में, जो ऊपर जहां से चंद्रमा ऊपर जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को नॉर्थ नोड कहते हैं या राहु कहते हैं। और जो साउथ की तरफ नीचे आता हुआ जो पॉइंट है, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये केतु। तो अब जब ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, ये कोई ग्रह भी नहीं है, तो इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि आपने चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का नाम सुना होगा ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इन पॉइंट्स पे एक लाइन में होते हैं। ये पॉइंट चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, ये सब एक लाइन में होते हैं। तो ये सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, इसलिए इनको, और इनका इक्लिप्सेस बनने में बहुत खास रोल होता है, इसलिए इनको ग्रह माना गया। ये 9 ग्रह हैं, इनके बारे में आपको बताया। इस कोर्स में हम हर एक ग्रह को, एवरी ग्रह को डिटेल में पर्सोनिफाई करेंगे। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनसे क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, उनका क्या नेचर होता है, क्या क्या गुड क्वालिटीज हैं, क्या बैड क्वालिटीज हैं, फॉर ऑल ऑफ देम, फॉर दीज 9 प्लैनेट्स। इस कोर्स में हम इसको डिटेल में स्टडी करें। तो पहली बात तो हमने कुंडली बना ली कि कुंडली है क्या चीज, फोटो है स्काई की। उसके बाद हमने लग्न के बारे में विचार किया, फिर ये 9 ग्रहों की बात करेंगे हम इस कोर्स में। उसके बाद हम बात करेंगे साइंस की, कि ये राशियां कहाँ से आ गई। आकाश में कहीं शेर बना हुआ या एरीज बनी हुई इस तरह से तो प्रॉपर शेपिंग में नहीं है। आकाश में कुछ इस तरह से राशियां नजर आती हैं। तो पुराने एस्ट्रोनॉमर्स को, खगोलीय शास्त्रियों को जिस तरह की वो शेप लगी, उन्होंने उसका उस तरह के का नाम दे दिया। ये बहुत दूर है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ना, सन बीच में है, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, ये पूरा सोलर सिस्टम है ना। तो ये तारे कहीं बहुत दूर दूर हैं, वहां नहीं है तारे, यहाँ कहीं नहीं है। इस सोलर सिस्टम से मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम हैं, हमारी गैलेक्सी से भी, हमारी गैलेक्सी में एंड में है, लास्ट में बहुत बहुत तारे हैं। एक तारे नहीं है, बहुत से तारे हैं। तो इसको मैं हमेशा बहुत सरल एग्जाम्पल से बताती हूँ कि अगर सपोज मैं किसी ऐसे रूम में हूँ जिसमें सारी और दीवारें पेंटेड हैं तारों से, ठीक है, तो अब मेरी चेयर का फेस जिस साइड भी होगा, इफ आई एम फेसिंग यू, तो मेरे बैक पे जो तारे नजर आएंगे, आप कह सकते हैं कि वो प्लेनेट उस राशि में नजर आ रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई मार्किंग तो करी हुई नहीं है किसी ने जाके कि इतने किलोमीटर पे ये शहर है, ये शहर। तो किस तरह से वो मैपिंग लेते, कैसे लेते कि गुरु की पोजीशन करंटली कहाँ है ब्रह्मांड में, कैसे इस बात को जांचे? तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ समूह ऑफ तारे अलग अलग पैचेस में उनको उनके नाम दे दिए, 12 राशियों में उनको डिवाइड कर दिया। पूरे जोडियक में जो व्यू बनता है, ये पृथ्वी है, अर्थ है, ये अर्थ का वो घूमने वाला ऑर्बिट है जिसके अराउंड वो सूर्य के अराउंड घूम रही है। इस ऑर्बिट के, अब इधर से ही दिखेगा ना हमें तो अपने सामने, तो इसके 9 डिग्री नीचे, 9 डिग्री ऊपर एक इमेजिनरी जोडियक बेल्ट मान ली, क्योंकि हम इतने ही तारे देख पाते हैं, ऊपर नीचे 9 डिग्री।
यहाँ पे जितने भी तारे नजर आते हैं, अब 360 डिग्री व्यू होता है, आपको पता ही, आपने सुना ही होगा 360 डिग्री व्यू मतलब फुल व्यू। फुल व्यू को 12 सेगमेंट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। ये कुछ ग्रुप ऑफ तारे हैं, ये कुछ ग्रुप ऑफ तारे हैं, इस तरह से जो 12 ग्रुप ऑफ तारे हैं, इन्हीं को एरीज से पाइसेस तक, मेष से मीन तक, इनको जो 12 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 30-30 डिग्री का एक साइन बन गया, एक डिवीजन है। तो अब जब ये जो तारा हमें जो भी ग्रह जिस तारों के सामने नजर आता है, हम वो कहते हैं कि वो उस राशि में भ्रमण कर, और ये इनके 12 राशियों के नाम है। ये ज़ोडिएक की 360 डिग्री की वो 30 डिग्री की डिवीजन है, 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनके नाम 1 नंबर जनरली एरीज के लिए यूज किया जाता है, जहां पर भी कुंडली में 1 नंबर लिखा हो। जैसे मैं आपको एक सैंपल कुंडली दिखाती हूँ। दिस इज हाउ अ सैंपल कुंडली लुक्स लाइक। ये आज की कुंडली है, इसी वक्त इसी क्षण की, 31/7/2022 13:37। लगभग मैं बताती हूँ आपको। ऐश्वर्या जी, एक तो शायद आपका माइक्रोफोन खुला हुआ है, और मैम मेरा माइक्रोफोन ऑफ है, मेरे को अभी अनम्यूट दोबारा किया है। अच्छा, थैंक यू। सो ये देखिए, मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर की है, इस तरह से कुछ कुंडली दिखती है। ये अभी की कुंडली है, राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या लग्न में कौन सी राशि है, कोई भी बताना चाहेंगे? केतु। राशि पूछा जी, ये तुला 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 है मैडम, तुला। तुला 7 नंबर की राशि है ना, जिसको लिब्रा या तुला कहते हैं। अंकिता जी, सुनील 7 जी, नंबर, ओके। सिद्धार्थ जी, प्रिंस जी, भाविका जी, और अभिषेक जी, निकिता जी, गौरव जी, सौरभ जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। ये देखिए, तो 7 नंबर की राशि, उसके बाद किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, 7 के बाद 8 के बाद 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। अब जो ग्रह जिस राशि में चल रहा है, और देखिए लगभग वही दोपहर का समय, तो सूर्य दोपहर में इस समय 10वें घर में नजर आते हैं। इसको भी अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये इस तरह से 12 राशियां 12 घरों में फिट हो जाती हैं। तो इस कोर्स में हम डिटेल में इन सारी राशि, जैसे प्लैनेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बात में बात करेंगे, इसी तरह से तुला वृश्चिक राशि से कैसे फर्क है, और धनु से कैसे फर्क है, और धनु मीन से कैसे फर्क है, और मीन मेष से कैसे फर्क है, और वृषभ राशि बाकियों से किस तरह से भिन्न है। और अगर आपने सुना हो तो जेमिनी वाले खूब बातें करते हैं, खूब बातूनी होते हैं, खूब सोशल होते हैं। तो इसी तरह से कर्क वाले इमोशनल होते हैं थोड़ा, सिंह वाले ज्यादातर थोड़े चुप रहते हैं। 6 नंबर वाले को की स्किल बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरों पे थोड़े डिपेंडेंट रहते हैं। तुला राशि वाले खूब खुश मिजाज होते हैं। वृश्चिक वाले खूब रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। धनु एकदम व्हाइट कॉलर जॉब, बिल्कुल राइटियस पाथ चलने वाले होते हैं। ये मकर लग्न वाले थोड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं। 11 नंबर वाले थोड़े टेक्निकल होते हैं, फिलोसफी पढ़ने वाले भी होते हैं। 12 नंबर वाले मिक्स, खूब लाइफ एंजॉय के जैसे इनका मूड रहता है। इस तरह से हर एक राशि का अपना एक ट्रेट है। उन ट्रेट्स के बारे में हम बात करेंगे। जिसके लग्न में जो नंबर पड़ा उसके बेसिक स्वभाव, क्योंकि लग्न क्या है, अब ये 12 अब थर्ड पॉइंट पे मैं आ रही हूँ। राशियों के बारे में आपको बेसिक बताया, उसके बाद में हम इस थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं कि घर, ये घर या खाना या भाव। किसी ने भी पूछा था मुझसे कि इसको भाव, तो भाव, ये 12 भाव जिंदगी के किसी न किसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे पहला घर है, उसे तनु भाव भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी फिजिक को, हमारे खुद के नेचर को, एस्पिरेशंस क्या है हमारी लाइफ में, और हेल्थ कैसी रहेगी, फेम कैसा रहेगा, ओवरऑल नेचर कैसी है, थिंकिंग पावर कैसी है, इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, उसके बारे में बताता है। दूसरा घर, इसको कुटुंब भाव भी कहते हैं, धन भाव भी कहते हैं, क्योंकि जिंदगी में वेल्थ की पोजीशन को बताता है, और साथ साथ हमारे एक्सटेंडेड फैमिली को, हमारे कुटुंब के बारे में भी इससे विचार किया जाता है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, सहोदर भाव भी कहते हैं इसको, करेज का भाव भी कहते हैं, कि इससे शक्ति, आत्मशक्ति, शारीरिक शक्ति और स्टेमिना, करेज, हिम्मत,
इन चीजों का विचार किया जाता है, और साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी विचार तीसरे घर से किया जाता है। चौथा घर मातृ घर कहा जाता है, और चौथे घर से माता के बारे में, व्यक्ति की मदर के बारे में विचार किया जाता है। साथ साथ चौथे घर के साथ साथ इससे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, जो घर में जो घरेलू जो एनवायरनमेंट बना रहता है उसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, व्हीकल्स के बारे में भी विचार चौथे घर से किया जाता है। पंचम घर से बच्चों के बारे में विचार किया जाता है, तो इसको हाउस ऑफ प्रोजनी या संतति सुख का घर भी कहते हैं। छठा घर रोग और शत्रु का होता है, एनिमी हाउस भी कहते हैं इसको। रोगों के बारे में, शत्रुओं के बारे में, और लोन्स के बारे में, ऋण के बारे में बात अगर कोई है तो छठे घर से देखी जाती है। सातवां घर कलत्र सुख का घर बताया गया, स्पाउस यानी कि आपका लाइफ पार्टनर के बारे में कोई चर्चा करनी है, कैसा होगा, कैसा है, तो वो सारी चर्चा हम सप्तम घर से करते हैं। आठवें घर को आयु स्थान कहा जाता है, जिंदगी की लंबाई कैसी होगी वो नहीं, पर जिंदगी कितनी लंबी होगी, जिंदगी में हर्डल्स कितनी आएंगी, रुकावटें कितनी आएंगी, पैतृक धन कितना मिलेगा, और कोई ऐसी चीज अनअर्न्ड वेल्थ जो हमें इनहेरिटेड, हम बड़ी सारी चीजें लेते हैं अपने पेरेंट्स से, वो सबका विचार आठवें घर से किया जाता है। धर्म का, अध्यात्म का, इन चीजों का विचार या लॉन्ग ट्रैवल का विचार नवम घर से किया जाता है। प्रोफेशन का यानी जो हमारा कर्म क्षेत्र है उसका विचार, और उसके साथ साथ पिता का विचार 10वें घर से किया जाता है। 11वें घर को लाभ भाव कहा जाता है, क्योंकि इससे गेन्स का, किसी भी प्रकार के मेटेरियलिस्टिक गेन्स, हेल्थ आपकी खराब चल रही थी उसकी हेल्थ ठीक हो गई अगर आपकी, तो हेल्थ का गेन हो गया, किसी भी प्रकार का लाभ हुआ तो वो 11वें घर से देखा जाए। और व्यय स्थान 12वें घर को कहा जाता है, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। इस घर से सारा एक्सपेंसेस का विचार किया जाता है कि क्या खर्चे होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन का विचार, जेल यात्राओं का विचार, वो इस तरीके का विचार आपका 12वें घर से किया जाता है। तो ये अगर हमने जो एक कुंडली बनाई थी इसमें अलग अलग घरों का विचार यहाँ से किया जाता है। इसमें मैम जी मैम इन-लॉज का किससे करते हैं? इन-लॉज का घर सप्तम से चतुर्थ, हस्बैंड वाइफ के पेरेंट्स, तो 1 2 3 4। ओके। मदर इन लॉ का विचार 10th हाउस से किया जाना चाहिए, और सप्तम से दशम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4th हाउस से फादर इन लॉ। वैसे 10th से मेजरली इसको देख सकते हैं। तो इस कोर्स में हम बेसिकली इन तीनों चीजों की तो डिटेलिंग करेंगे ही करेंगे, इनके बारे में पूरी पूरी स्लाइड्स है मेरे पास, लेकिन साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिनको भी बात कर लेते हैं। पर अब बात ये करते हैं, जब हमने ये निकाल लिया कि कौन से आपके, जो अगर आपका लग्न है, अगर आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं, किसी मेष लग्न के व्यक्ति को जानते हैं, तो ये कुछ बातें हैं जो उनके बारे में जनरली राइट होती हैं। बहुत ही अच्छे प्लानर होते हैं, बहुत ही अच्छी प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा करते हैं, थोड़े से गर्म मिजाज होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इनका सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि ये एग्जीक्यूटर बहुत अच्छे होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्लानिंग में ही लगे रहे, जो काम सोचा तुरंत से पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं, फास्ट एग्जीक्यूशन, मैनेजरियल स्किल बहुत जबरदस्त होती है, और पब्लिक रिलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, और लंबा पतला चेहरा होता है जनरली, और साइंस का इनको खास शौक नहीं होता है, लेकिन लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होती है। 2 नंबर वालों की बात करें तो नॉर्मली बहुत लंबे नहीं होते, पर टेक्नोक्रेट्स और इंजीनियर्स जैसे इनके प्रोफेशंस होते हैं, और हम डिफरेंट, इनको पढ़ना पसंद है, काम शाम तक जल्दी खत्म कर देते हैं, इवनिंग्स जनरली अपनी सोशलाइजिंग के लिए फ्री रखते हैं। इसी तरह से बुध जिनका लग्न होता है तो वो खूब लंबे पतले होते हैं, और जनरली एक से अधिक प्रोफेशन करते हैं। प्रोफेशंस भी ना एक नहीं करेंगे, एक से अधिक करेंगे, बातें करने का, टॉकिंग। जैसे अगर बुध लग्न वाले व्यक्ति और आप बात करें तो ज्यादा बातें वही करेंगे, आपको इतना बोलने का समय नहीं देंगे। और इन्वेस्टमेंट्स करना, इस मैथमेटिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, इस तरीके का इनका गुण होता है। कैंसर वाले जनरली थोड़े से इमोशनल साइड पे होते हैं, और फैमिली को लेके बड़े प्रोडक्टिव होते हैं। पॉलिटिशियंस, मैम कर्क को कैंसर कहते हैं ना, कर्क को कैंसर कहते हैं। जी जी, जनरली डाउरी को 8th हाउस से देखते हैं, इसलिए शायद वो बात है। और क्या होता है, सप्तम से सेकंड यानी हस्बैंड या वाइफ का कुटुंब घर, अभी किसी ने चैट बॉक्स में पूछा कि 8th हाउस से भी क्या इन लॉस का विचार किया जाता है, तो हस्बैंड या वाइफ की पूरी फैमिली, पूरा कुटुंब वैसे 8th हाउस है, पर उन्होंने खाली इन लॉस के बारे में पूछा था। तो लियो लग्न वाले जनरली चुप रहते हैं, और साइंस में बहुत अच्छे होते हैं,
बहुत अच्छे ये टॉप पोजीशंस पे अच्छे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स बहुत अच्छे होते हैं। स्पीक लेस एंड वर्क एफिशिएंटली इनकी लाइफ का मोटो होता है। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये मेन मोस्टली ज्यादा बात नहीं करते हैं। कभी कभी तो पार्टनर को भी ये सारी बात नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं कि सीक्रेटिव है, बस ज्यादा बोलने की आदत नहीं होती। और वर्गो लग्न वाले ये जनरली इनको क्रिटिक ऑफ द ज़ोडिएक कहते हैं, क्योंकि ये दूसरों की लीडरशिप में काम करना वैसे ज्यादा पसंद करते हैं। एज फाइनेंसर्स, एज डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। बिहेवियर जनरली इनका मिक्सअप रहता है, खूब बातें भी करते हैं लेकिन बहुत भी नहीं करते। अपनी फैमिली के लिए केयरिंग होते हैं। और इनका एक स्वभाव क्या है कि ये खुद काम बहुत करीने से और बहुत डिटेलिंग में करते हैं, तो दूसरों से भी उतना ही डिटेल्ड काम एक्सपेक्ट करते हैं। लिब्रा लग्न वाले तो बहुत खुशमिजाज होते हैं और मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं। और ब्लैक और सिल्वर इनके खासकर पसंदीदा लग्न होते हैं, देखने में भी खासकर सुंदर होते हैं। स्कॉर्पियो, इन सबके ना अपने अपने ट्रेड्स हैं, कोई अच्छा कोई खराब ही ऐसा कुछ नहीं है। 12 के 12 की क्या है, अपनी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनको जनरली रिसर्च करने का बड़ा शौक होता है। रिसर्च जरूरी नहीं है कि कोई साइंटिफिक रिसर्च ही करे या साइंटिस्ट ही बने, जिस भी फील्ड में है उसकी तह तक जाने का शौक होता है। बाय डिफॉल्ट वर्किंग आवर्स ज्यादा रखते हैं, मतलब पसंद होता है। ऐसा कह लीजिए कि ज्यादा समय तक अगर इन्हें पसंदीदा काम मिल जाए तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स अपने रखना इनको पसंद होता है। काम में इनका मन लगता है इनको, और रिसर्च करना इनको खासकर पसंद होता है। और जनरली थोड़े से कंजूस होते हैं। और इसको ज़ोडिएक की रिवेंजफुल राशि यानी बदला लेने वाली राशि कही गई है। इनके मन में क्या चल रहा है ये खुद ही जानते हैं। और अगर इनको आपकी कोई बात बुरी लगी तो जरूरी नहीं कि तुरंत जवाब दें, सही समय पे सही समय का इंतजार करके देन दे कैन टेक द रिवेंज। सेजिटेरियस तो गुरु का लग्न है और ये म्यूजिक का शौक होता है इन्हें। जनरली उनको पढ़ाई लिखाई का खासकर शौक होता है। ऐसे लोग अच्छे प्रोफेशंस में होते हैं, जनरली लेक्चरर हो गए या किसी धर्म संस्था के या अध्यात्म संस्था में काम करने वाले, या उससे रिलेटेड हो सकते हैं, कोई ऐसे एक्टिव वर्कर हो सकते हैं। अच्छा, ये कभी भी जिस जगह पे रहते हैं ना, लॉ ब्रेकर नहीं होते, बिल्कुल लॉ को बाय हार्ट फॉलो करने वाले होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस से रिलेटेड इनका वर्क हो सकता है। पढ़े लिखे होते हैं जनरली। 10 नंबर वाले तो उनको ये पता होता है कि कैसे दूसरे लोगों को अपने लिए मोल्ड किया जा सकता है। और इनका जो बेसिक स्वभाव होता है वो टेक्नोक्रेट थोड़ा सा और मैनेजर टाइप का होता है। टॉप पोजीशंस के लिए अच्छे हैं, लंबी प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, अपनी फैमिली का खास ख्याल रखते हैं और बिजनेस माइंडेड होते हैं। इसी तरह से अगर किसी का 11 नंबर आ रहा है तो ऐसे लोग फिलोसोफर्स, लॉ पढ़ने का शौक होगा, लॉयर्स बन सकते हैं। गुड एज प्रोफेसर्स, थिंकर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट। फैमिली की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। फ्रेंड सर्कल खूब होता है, वेरी पॉपुलर अमंग्स देयर फ्रेंड्स। खाने पीने का बहुत शौक होता है, नॉर्मल खाना नहीं खाना चाहते। और वेरी सिलेक्टिव अबाउट फूड एंड क्लोथ्स। 12 नंबर वाले बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, खूब बात करते हैं, ट्रैवलिंग का खास शौक होता है। फाइनेंस और मैनेजमेंट की साइड पे अच्छे होते हैं, जल्दी अपना कार्य खत्म कर लेते हैं। और रंग बिरंगे कपड़े पहनना मतलब ओवरऑल लाइफ को एंजॉय करना, अपनी भी अपने पेरेंट्स की भी, सबकी केयर करने वाला लगना है 12 नंबर। इस तरह से इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, ये तो बेसिक है। अब इसके बारे में एक बात और बस जान लीजिए, उसके बाद मैं खत्म कर रही हूँ लेक्चर को। जो ये हमने कुंडली, एक तो ज्योतिष को करें क्यों, व्हाई शुड वी स्टडी एस्ट्रोलॉजी? क्योंकि क्या होता है कि मेनली जैसा मैंने आपको कहा, बैड टाइम में सोलेज देने वाला होता है। सही समय में तो आपका वैसे ही मन लग जाता है, लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब थोड़ा सा हल्का समय चल रहा होता है, तो अगर आपको कोई ये बता दे कि भी ये समय इतने दिन का है या ये उपाय करने से कुछ थोड़ा आराम मिल सकता है, तो इट गिव्स एनर्जी, और एक्स्ट्रा एनर्जी गुड टाइम्स में देता है। यानी अगर पता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें कोई बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, अगर समय बहुत अच्छा नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर कैन गाइड अस कि अभी आप थोड़ा रुक के इन्वेस्टमेंट करें, इस तरह से एकदम पैसा ना लगाएं, बहुत सक्सेस नहीं है, आप नहीं लगाएंगे। अगर बोले नहीं आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल ना सोचें, और इस वक्त आप को काफी बेनिफिट हो सकता है। तो आप राइट अपॉर्चुनिटी का राइट टाइम पे जब यूज करते हैं तो सक्सेस बहुत ज्यादा मिल जाती है। सिलेक्शन ऑफ लाइन, अब कोई बच्चा है उनका उसके इस तरह के इंजीनियरिंग टाइप के प्लैनेट्स ही नहीं है, लेकिन हम उनको फोर्स करते हैं इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करने में, जबकि वो इवेंचुअली किसी और लाइन में बहुत अच्छी सक्सेस करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन या एजुकेशन वो बहुत काम आ सकता है। मेडिकल डायग्नोसिस,
जिस तरह से देखिए मेडिकल साइंसेज में तो बहुत सारे टेस्ट भी अवेलेबल हैं, ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन, MRI, क्या क्या, तभी भी देयर इज समटाइम्स कंफ्यूजन अमंग्स द डॉक्टर अबाउट अ पर्टिकुलर डिजीज, या बहुत सारे डिजीज को वो ये कह देते हैं कि अनडायग्नोस्ड है या इनका कोई, तो जब मेडिकल डायग्नोसिस में प्रॉब्लम हो तो वो चीज क्या कुंडली से भी रीजस्टिफाई हो रही है, उस केस में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो बहुत बेनिफिट है एस्ट्रोलॉजी, तो बेसिक पढ़ने की तो बहुत एडवांटेजेस है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। सो दिस वाज अबाउट इट। एक चीज मैं आपको बिफोर आई एंड माय लेक्चर, असेंडेंट और मून साइन क्वेश्चन पूछा है मंजू जी ने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मंजू जी, इस पे अभी बात कर लेते हैं। देखिए जी बहुत सिंपल सा है, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ज्यादातर लोग पूछते भी हैं कि ये सन साइन क्या है जी, मून साइन क्या है, असेंडेंट क्या है, ये बहुत लोग पूछते हैं। तो असेंडेंट तो आपको क्लियर हो गया ना, पहले घर में पड़ने वाला साइन ही असेंडेंट है, उसमें कोई और कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सी बात है, जिस घर में सूर्य बैठे हो वो सन साइन, जिस घर में चंद्रमा, जिस राशि में सूर्य बैठे हो वो सन साइन, और जिस राशि में चंद्रमा बैठे हो वो मून साइन। जैसे ही अभी की कुंडली है तो यहाँ पे सन साइन क्या है, आप ही बताइए मंजू जी। मैम ये 4 है तो कर्क है। कर्क, बिल्कुल परफेक्ट। किसी की कुंडली देखते आप तुरंत बता देंगे आपका सन साइन कर्क है, आपका लग्न तुला है और आपकी चंद्र राशि सिंह है। कर्क के बाद से। थैंक यू सो मच मैम। है ना, बिल्कुल सिंपल है इसमें कुछ। अच्छा अब एक चीज और जानने कि जिस तरह से हमने कहा कि सूर्योदय के समय सूर्य यहाँ पे होते हैं, तो फिर ज़ोडिएक में मैं आपको ये एक बहुत अच्छा टूल इस डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुन लें कि जब 360 डिग्री में 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है, 12 राशियां बेसिकली ज़ोडिएक में है, 12 ज़ोडिएक साइंस, हर एक राशि को 2-2 घंटे मतलब 24 घंटे में हर एक राशि इस होराइजन में नजर आएगी जब वो पृथ्वी पूरी घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो यानी एक ज़ोडिएक साइन, एक राशि लगभग 2-2 घंटे ज़ोडिएक में होती है। तो अगर बाय द वे हमने कहा सूर्य सुबह कर्क राशि में थे, तो लगभग अप्रोक्सीमेशन दे रही हूँ अभी मैं आपको, 540 से लेकर के 740 तक कर्क लग्न होगा, तो उसके बाद फिर 740 से लेकर और 940 तक लगभग सिंह लग्न होगा। इसी तरह से उसके बाद फिर कन्या लग्न, फिर तुला लग्न, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, और ये होगा। इस तरह से सारे दिन सारे लग्न होते हैं। और प्लेनेट जो, जहां तक बात है, हाँ एक ये भी सवाल आया है, संदीप जी ने पूछा है कि हमको जो है ये तो पता है कि लग्न कौन सा है और राशि कौन सी है, बट दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, अभी बताते हैं संदीप जी। तो अब इसमें ये अब आपको क्लियर रखना है कि अब जैसे अगर आपको सूर्योदय के समय अगर बाय द वे कर्क लग्न था, तो अब मैं वैसे मोटा मोटा आपको बताऊं तो ये आज 1 ही घंटे सूर्योदय के बाद चला होगा लग्न, ये हम डिटेल में क्लास में कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं अभी कि लगभग अभी 2 बज रहे हैं तो कौन सा लग्न होगा। अगर सुबह सुबह सनराइज के टाइम पे कर्क लग्न था तो उसके लगभग 2 घंटे बाद कौन सा लग्न होगा। लगभग 8:40 तक आज सिंह लग्न था, 10:40 तक कन्या लग्न था, 11:40 तक तुला था। मुझे लगता है कि ये लग्न होगा अभी। देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू। यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं तो आप किसी भी वक्त का लग्न बता सकते हैं। 1:40 के आसपास तक वृश्चिक लग्न होना चाहिए, वृश्चिक या कोई ना कोई इनमें से होना चाहिए। तो इस तरह से आपको तुरंत से, हाँ इसके बारे में सौरभ जी भी बात करते हैं क्लास टाइम के बारे में, और इन चीजों के बारे में भी बात करते हैं। बस खत्म कर दिया मैंने क्लास, आपको ज्यादा इंतजार नहीं मैम करा जी। लगन जो होता है, आपकी राशि और लगन जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मेरा लगन जो है वो तो बुध है, पर मेरी राशि कुंभ है, तो इस तरीके से मतलब राशि आपकी अलग हो सकती है ना आपका लगन से। अभी थी ना, वो तो अभी थी ना मैम, अभी जब हमने देखा था, देखिए ये अभी का चार्ट जो बना है, ये अभी का चार्ट बना है, तो इसमें राशि तो अलग ही है ना। राशि 5 नंबर है, लग्न 7 नंबर है। देखिए वृश्चिक लग्न आ गया ना, लग्न वृश्चिक है, राशि
सिंह है, सन साइन कर्क है, सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो जो आपका क्वेश्चन था, सर का भी यहाँ पे क्वेश्चन था कि राशि से देखेंगे या लग्न से देखेंगे, तो देखिए व्यक्ति की बेसिक नेचर वगैरह सब लग्न से होती है। आप ऐसा कह सकते हैं मूलतः 80% तक लग्न और 20% तक राशि की नेचर, 80% लग्ना नेचर और 20% राशि। चंद्र राशि की अपनी दूसरी बहुत इम्पोर्टेंस है। मैम राशि जो होती है वो मून से देखी जाती है, सन से देखी जाती है? मैंने भी आपसे कहा जिस भी राशि में चंद्रमा हो वो मून राशि होती है। उसी को जो ये कॉमन भाषा में जिसको राशि कहते हैं ना कि आपकी राशि क्या है, तो जनरली वो ये बात कह रहे होते हैं कि आपकी चंद्रमा कहाँ है। सन चंद्र साइन। राशि को ही जन्म राशि नहीं, सन साइन कैसे, चंद्रमा तो मून का मैम नाम फिर होता है। जैसे ना मंथ के हिसाब से, जैसे आप अब से अगस्त में बॉर्न हुए तो आपको सन साइन लियो हुआ, तो फिर ये हाँ, ऐसा क्यों कहते हैं? वो माना जाता है या फिर ये मून वाला साइन माना जाता है? सब माना जाता है, सब माना जाता है। चंद्र राशि अलग चीज है और सूर्य राशि अलग चीज है और लग्न अलग चीज है। तीनों के बारे लग्न में डिटेल समझ में आया, चर्चा चंद्र और सूर्य में क्या मतलब डिफरेंस है राशि में? ये अलग अलग क्यों होता है? अलग अलग तो इसीलिए होता है कि भाई जिस राशि में सूर्य है वो सूर्य की राशि है, जिस राशि में चंद्र है वो चंद्र की राशि है। नहीं तो पर्सन को अपन कैसे मतलब जज करेंगे कि सन वाली से पर्सन या का तो नहीं है, जैसे सूर्य अगर आपको तरह का सूर्य से कुछ भी व्यक्ति के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में नहीं कहा जाता। 75 से 80% लग्न और 20 से 25% जन्म राशि से यानी चंद्र राशि से व्यक्ति के स्वभाव की और इन चीजों की गणना की जा सकती है। और जो है सूर्य राशि का जनरली पर्पज ये होता है कि आपका मंथ पता चल जाता है एस्ट्रोलॉजर को। अगर किसी का मुझे पता है कर्क राशि है तो मुझे ये पता है कि इनका बर्थ जो है वो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का है। अगर किसी की मेष राशि है तो 14 अप्रैल से 14 मई के बीच का बर्थ है। करेंगे उसको डिटेल में बात कर लेंगे उसके बारे में। अब इस तरह से लग्न वगैरह ये सब बनते हैं। इसी कोर्स में हम और क्या करें, क्योंकि सब कुछ तो देखिए नहीं बता सकते एक ही क्लास में। इसके बाद जब ये तीनों पार्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो रतन हमारा सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव कोर्स है, इसमें मोस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नक्षत्रों के बारे में पूरा आपको इसी कोर्स में आगे डिटेल में समझाएंगे, 27 नक्षत्र होते हैं किस तरह से क्या है। और उसके बाद फॉलो अप में लेते हुए नक्षत्रों के बाद दशा पढ़ेंगे कि दशा भी कोई चीज होती है। उसके बाद ट्रांजिट पढ़ेंगे जिसको हिंदी में गोचर भी कहा जाता है। ट्रांजिट का ही एक कॉन्सेप्ट 7.5 जिसके बारे में बहुत चर्चा है, 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, ये सारा कुछ इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। इसके बाद जैसे पंचांग आपने देखा होगा, इस तरीके का पंचांग होता है हमारे पास, फ्यूचर पॉइंट का भी होता है, दूसरी कंपनियों के भी पंचांग आते हैं। पंचांग जिससे तिथि योग वार नक्षत्रकरण किसी भी दिन का बताया जा सकता है। ट्रांजिट के बारे में डिटेल में वो पंचांग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पंचांग के बाद हम कुछ इसमें बेसिक योग भी कवर करेंगे, गज केसरी योग, पंच महापुरुष योग, वेसी वासी उभयचारी, इस तरह के कुछ योगों की भी इंफॉर्मेशन है इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी को भी और डिटेल में पढ़ेंगे, रेट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट, कंबस्चन, क्या चीजें होती हैं, वक्री मार्गी ये मूवमेंट्स, इनके बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसको करते के साथ साथ फिर हम पंचांग हो गया, योग हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, 7.5 ट्रांजिट गोचर को डिटेल में पढ़ेंगे। दशा को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बात करेंगे, ये मेन रहेगा। मैम ये तो ज्योतिष रतन में ये सब आ जाएगा, राइट? ये जो आपने सब कुछ बताया है। मैम फिर ये दूसरे जो कोर्सेज है, ज्योतिष भूषण, प्रभाकर, इनमें मतलब डिफरेंस आप एक बार समझा सकेंगे क्या, ताकि समझ आ जाए कि कौन से ऑप्ट करने हैं? नहीं, कौन से को तो पहले तो रतन ही करना पड़ेगा क्योंकि सब एक दूसरे का नेक्स्ट लेवल है। ओके, हाँ, मतलब ये सीरीज है ना, मतलब जैसे लेवल 1 लेवल 2 समझ लीजिए, ये क्लियर है। कोर्स कंटेंट ये रहेगा। इसके बाद ग्रहों में ना सिर्फ मैंने तो अभी नाम बता दिए, तो उसमें ग्रहों के बारे में पूरा दृष्टियां भी होती हैं ग्रहों की, उच्च नीच भी आपने सुना होगा, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, उनके फ्रेंड्स एनिमीज, सारा करेंगे। रतन एक एक्सटेंसिव कोर्स है। उसके बाद रतन करने के बाद हो गया रतन का सिलेबस। जो आपका सवाल था मैडम, उसके अलावा भूषण जो है वो रतन का एक्सटेंशन है। अभी दशा ट्रांजिट जो आप निकालेंगे उसको कैसे एनालाइज करें, वो एनालिसिस पूरी भूषण में होगी, दशा और गोचर की। इसके बाद में फिर आपने मैच मेकिंग, कुंडली मिलान सुना होगा, वो भूषण में कवर करेंगे। वेल्थ यानी वेल्थ योगाज होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे भूषण में। कालसर्प और पितृदोष पढ़ेंगे भूषण में। और इस तरह के रुद्राक्षों के बारे में, रेमेडीज के बारे में, तो भूषण का अपना अलग सिलेबस है, वो आफ्टर रतन ही कर सकते हैं ना, अंटिल रतन की नॉलेज है। 3rd लेवल आता है हमारा प्रभाकर, उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स हैं,
थोड़े हायर लेवल सब्जेक्ट से जब रतन भूषण कर लिया व्यक्ति को, एक बेसिक सेंस हो गई है प्रेडिक्शन की, तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक्स हैं जैसे षड्बल, अष्टक वर्ग, ये थोड़ी हायर लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। ओके, ये थोड़ी सी हायर लेवल एस्ट्रोलॉजी है, तो इसको बेसिक में तो अभी बताने का, इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही नहीं है। अगर हमें फर्स्ट 2 लेवल होना है तभी इसके बारे में थोड़ी समझ आ पाएगी। मुहूर्त थोड़ा सा आप जानते होंगे कि चीजों के जिस तरह से मुहूर्त निकाले जाते हैं। हाँ हाँ, तो ये टॉपिक्स मेजरली प्रभाकर की इस ये तरह क्या के चीज टॉपिक होती होते है? हैं। आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन, एक लास्ट में लिखा है लर्न आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन। हाँ जी बताइए। मैं आ रही हूँ उसके ऊपर, 1 मिनट का समय दीजिए। शास्त्राचार्य फिर उसके बाद आता है, प्रभाकर के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल है उसमें हॉररी, प्रश्न शास्त्र एक सब्जेक्ट है, वो करते हैं, वर्षफल करते हैं, और इसमें प्रिडिक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, और डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ को कैसे प्रिडिक्ट करें उनका। इसमें प्रोफेशन को, क्योंकि ज्यादातर आजकल जो सवाल आते हैं वो प्रोफेशन से रिलेटेड आते हैं। अब ये मान लिया गया है कि वे प्रोफेशन मेन चीज है, प्रोफेशन की डिटेल एनालिसिस है, वर्षफल है, और इस तरह की चीजें। फिर अब जब आपने ये सारा कर लिया तो आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन, यानी कुछ ये तो था सब जैसे थ्योरी प्लस कुछ कॉम्बिनेशन। आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन में हम पूरा किस तरह से एक कुंडली आपके सामने आई, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और विद हम इसमें कुछ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करें। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, देखिए, जो देखी गई हैं, 100 कुंडलियों में ये योग देखे हमने, तो वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद यू। और कुंडली एनालिसिस होती है, और किस तरह से कुंडली को देखते ही आप उसके बारे में इजिली प्रेडिक्ट करना शुरू कर दें। दिस इज लेवल 5, दिस इज वन आफ्टर द अदर लेवल। नहीं है कि पहले लेवल कर लो फिर 3 कर लो, ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये तो होगा ही तभी जब आपने उससे पहले वाला लेवल कवर किया। ओके, so this was about it from my side. I would request our ma'am to join in and say a few words, और जो भी आपके questions हैं उनको हम लोग लेना शुरू करते हैं। टोटल कितना लेवल रहता है? हाँ मैम, एक्चुअली ये पूछना था, केपी सिस्टम और ये जेमिनाई सिस्टम, ये अलग अलग सिस्टम क्या होते हैं कुंडली के? केपी सिस्टम देखिए, हम इसे, ये हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। केपी हम इसमें नहीं कराते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो एक अलग सिस्टम है, जो कि हम लोग जब पहले वैदिक सीख लें तो फिर हम केपी के बारे में बात करते हैं। तो उसमें हम अलग से वर्कशॉप करते हैं कि अगर एक बार आपका कॉम्पिटेंस वैदिक में हो जाता है तो फिर आप केपी अलग से एक वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, बट हम वो भी करते हैं। देखिए, ये जो केपी वगैरह है ना, ये जेमिनाई एस्ट्रोलॉजी है, ये सिस्टम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, ये बेसिक्स नहीं है। अगर बेसिक्स क्लियर है तो बड़े सारे सिस्टम, जैसे जेमिनी भी आपने नाम लिया, आगे हम करेंगे लेवल 4 में करेंगे आपके साथ कि तीन प्रकार के सिस्टम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मेनली होते हैं, पराशर सिस्टम, ताजिक सिस्टम और जेमिनी सिस्टम। तो ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, बृहद पराशर होरा शास्त्र से निकला हुआ ज्ञान है। तो अभी तो हम पराशर ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे बाय लेवल 4 हम आपको ताजिक के साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वर्षफल और प्रश्न शास्त्र जो है सब्जेक्ट। और फिर आपको एक बार बेसिक सेंस है ना, तो फिर चाहे आप केपी पढ़िए, चाहे प्रश्न शास्त्र में और एडवांस किताबें पढ़िए, वो फिर एक एज अ सब्जेक्ट नहीं उसको कहोगे, उसको एज अ टॉपिक कहोगे, तो वो फिर आप इजीली समझ सकते हो। फिर तो बहुत टॉपिक्स हैं करने के लिए। अभी सौरभ जी पूछ रहे थे टाइमिंग का। देखिए, ये हमारा सैटरडे संडे शुरू हो रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे लेवल्स को हम सैटरडे संडे में ही रखें, ताकि जो लोग सैटरडे संडे में कंफर्टेबल हैं वो सैटरडे संडे में ज्वाइन कर सकें। कभी कभी टाइम डिफरेंस जरूर हो सकता है कि ये हमारा 10 to 12:30 है, तो नहीं सॉरी, ये हमारा 11 to 12:30 है, तो हम इवनिंग में रख दें या कुछ ऐसे कर दें, तो वो मतलब पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप सबको सूट करे। वर्किंग डे में नहीं रखेंगे आपका। और जैसा कि वो अभी सौरभ जी पूछ रहे थे, 5 लेवल अगर आप हमारा करते हैं तो वो हमारा एक इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है। जैसे फर्स्ट ज्योतिष रतन है, भूषण है, प्रभाकर है, शास्त्राचार्य एंड देन आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन, 5 हम एक सीक्वेंस में करते हैं। तो इसको करने में करीब आपके 6-7 महीने लगते हैं। कभी थोड़ा सा अगर गैप दिया गया तो करीब मतलब 6, 7, 8 मैक्स महीने लगते हैं इसमें। और अगर आप सारे लेवल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम इसे एक इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। तो इसमें जैसा मैं पहले फैसिलिटीज के बारे में आपसे बात कर रही थी कि फैसिलिटीज भी हमारी क्या क्या हैं, तो मैं वो बताऊंगी आपको कि हर एक कोर्स की हमारी बुक्स होती हैं, करीब 3 to 4 बुक्स होती हैं हर एक कोर्स की। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो हम आपको जो कोर्स आप ज्वाइन करते हैं, अगर अलग अलग करते हैं तो हम अलग अलग भेजते हैं, और अगर आप इंटीग्रेटेड ले लेते हैं तो हम सारी बुक्स आपको इकट्ठी भेज देते हैं। आपको हमारी फ्यूचर समाचार एवरी मंथ मैगजीन निकलती है, वो भी हम देते हैं आपको। रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, वो भी भेजी जाती है। ये सब हार्ड कॉपीज आपको हम दी जाती हैं।
इसके साथ हम आपको हर लाइव क्लास जो हमारी हो रही है, जैसे अभी आपने देखा, सेम वे में हमारी लाइव क्लास होगी, और उसके बाद हम आपको हर लाइव रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि आप देखिए, ऑफलाइन में तो आप एक बार पढ़ के निकल जाते हैं, आप अपना मार्किंग में ही लगे रहते हैं, बट अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको दो फायदे होते हैं कि एक तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, साथ में नेक्स्ट डे अगर आपकी मिस हो गई तो आप दोबारा उसको पूरा का पूरा देख सकते हैं, एंड देन अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो उसको 10 बार देखिए, 15 बार देखिए, अपने नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए। तो इस तरह का ये आपको बहुत उससे एडवांटेज मिलता है। उसके अलावा हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स आ गई, ऑनलाइन क्लास आ गई, रिकॉर्डिंग आ गई, साथ में सारी पीपीटीज भी आपको भेजी जाएंगी, जो तन्वी मैम आपको दिखा रही थी, सारी पीपीटीज आपको भेजी जाएंगी। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, लाइक हमारा, जैसे मैंने बताया था कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन 42 ईयर्स से है, तो हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी है। हमारे वेबसाइट पे हजारों कुंडलियां हैं, पर्सनैलिटीज की, सेलिब्रिटीज की, जितने भी वीआईपीज हैं, तो हम आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस देते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके सारी कुंडलियों को देख सकते हैं, उनमें क्या उनमें कॉम्बिनेशंस हैं, आप उसमें आपने जो पढ़ा उसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, कोई मोदी जी हैं, क्यों वो बने मोदी जी, क्यों प्राइम मिनिस्टर बने, वो सारा आप पढ़ सकते हैं डिफरेंट कुंडलियां देखकर। देन हमारे थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, वो आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं अपनी ब्रेन को एनरिच करने के लिए, कि भी क्या और लोग क्या कहते हैं हर सब्जेक्ट में, मतलब बिकॉज एवरीथिंग, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप जानेंगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो वो पूरी एक्सेस हम आपको देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारी वहाँ कम से कम 100 ऑफ बुक्स पढ़ी हैं डिफरेंट टॉपिक्स की, वो आप पढ़ सकते हैं। साथ में हम आपको एक सॉफ्टवेयर जो मैम दिखा रही थी, वो हम सॉफ्टवेयर देते हैं आपको आपके मोबाइल पे। आप अपने मोबाइल पे कुंडली बना सकते हैं, पूरा न्यूमरोलॉजी भी है, पूरा एस्ट्रोलॉजी है, सब कुछ है, वो आपको हम 6 महीने के लिए आपके मोबाइल के लिए फ्री देते हैं। साथ ही आपके डेस्कटॉप पे भी हम 3 महीने के लिए ये सॉफ्टवेयर फ्री देते हैं। तो उसमें आप अपनी जितनी मर्जी कुंडलियां प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब उसमें आप, अगर कोई आपके पास आए पूछने लगे कि आप कर रहे हैं, तो आप उसको प्रिंट करके कुंडली भी दे सकते हैं, मतलब ये फैसिलिटी भी है। तो मैम वो डिटेल्ड कुंडली होगी क्या, या फिर हाँ हाँ, उसमें आप कितने भी पेजेस की कुंडली निकाल सकते हैं, आप उसमें 100, 200, 300 पेज की कुंडली भी निकाल सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो हम आपको देंगे। और मैम ये एक कोर्स करेंगे तो भी ये सारी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे मान लीजिए रतन किया? हाँ, उसमें हम आपको वो ये जो मैंने फैसिलिटीज बोली सब आपको हम दे रहे हैं, रतन में भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें जब आप अगर हमारा इंटीग्रेटेड लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं। उसमें हम आपको 1 साल के लिए हम अपना ये सॉफ्टवेयर देंगे, जो हमारा मोबाइल का है, और आपको और डॉक्टर बंसल से भी एक कंसल्टेशन फ्री, डॉक्टर अरुण बंसल से भी एक कंसल्टेशन फ्री मिलता है। आपको हमारा ये डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर मिलेगा, हमारी कुछ बुक्स भी आपके पास एक्स्ट्रा आएंगी जो कि वैसे नहीं आती हैं, तो मतलब उसमें फैसिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। तो और उसमें आपको डिस्काउंट भी आज मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप, जैसे कि आज अगर आप अपना डिसीजन लेना चाहें, वैसे तो हमने आपको 8,999 मैंने 10% का हमने डिस्काउंट ऑफर आपको दिया है, बट अगर आप आज एक हमने फर्दर डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं, अगर आप आजकल में हमें ज्वाइन करते हैं 6 अगस्त से पहले, रादर मैं कहूंगी कि कल तक ज्वाइन करते हैं, तो आपको हम 2000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यू कैन ज्वाइन इन 7,999 अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो, और विद ऑल द फैसिलिटीज, इसमें कोई फैसिलिटीज में कमी नहीं की जाएगी, सब कुछ आपको वैसे ही मिलेगा। और इंटीग्रेटेड, जैसे अभी कुछ लोग पूछ रहे थे, अगर हमारे 5 लेवल का आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो हमारे 5 कोर्सेज 61,000 के बैठते हैं, अगर कमर्शियली मैं उसका रेट बताऊं, और उसका अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 50,000 में हम दे देंगे। अभी 2 दिन का ये ऑफर है, तो आपको 11,000 यू आर सेविंग अलॉन्ग विद ऑल द फैसिलिटीज। तो ये मैं मतलब आपको ये मैं एश्योर कर सकती हूँ कि जो फैसिलिटीज हम आपको सॉफ्टवेयर ऑन योर मोबाइल, सॉफ्टवेयर इन योर डेस्कटॉप, रिकॉर्डिंग्स, एक्सेस ऑन अवर वेबसाइट, सब कुछ दे रहे हैं, वो आपको कहीं, मतलब बिकॉज नोबडी इज कैपेबल ऑफ गिविंग ऑल दीज फैसिलिटीज, एंड दैट टू विद ए वेरी डीप नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी। तो ये सब फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। आप कुछ भी, फिर आपका एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आप पूरी उसमें इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आपकी कोई भी क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास भी आपके दिमाग में आता है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसमें दे सकते हैं कि आप उस ग्रुप में अपने आप क्वेश्चन डालिए, तो मैम भी आपका जवाब देंगी, और आपके जो स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी आपस में उसमें डिस्कस कर सकते हैं।
देखिए ईएमआई का पूछ रहे हैं, ऑलरेडी हम इतना सारा डिस्काउंट दे चुके हैं, तो इसमें ईएमआई की फैसिलिटी थोड़ी सी नहीं हो जाती है। 7999 में हम ईएमआई नहीं दे पाएंगे आपको, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी वेरी रीजनेबल, और बहुत हमने कम कर चुके हैं हम। और जो अगर 5-7 दिन की बात है कि अगर देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सैलरी 7 तक मिलेगी, तो वो हम कर सकते हैं कि आप 5000 देके अपनी कर लीजिए बुकिंग, और बाकी आप 3000 मुझे हमें 7th की बात दे सकते हैं, इतना हम कर देंगे आपके लिए। और जहां तक 50,000 का है, तो इसमें क्योंकि हम लोग आपको ऑलरेडी 11,000 का डिस्काउंट दे चुके हैं, तो उसमें ईएमआई का फिर भी अगर आप कुछ किसी को भी दिक्कत है तो यू कैन टॉक टू मी पर्सनली, तो मैं देख सकती हूँ कि क्या पोजीशन है और क्या है। हाँ जी मैम, ये बुक्स वगैरह कब तक आएंगे? जैसे मान लीजिए 6th को क्लास स्टार्ट हो गई। हाँ जी, बुक्स तो आप जैसे जिस दिन आप पेमेंट करेंगे मैम, हम आपको एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म भेजेंगे। आप जब आप अपना सबमिशन फॉर्म कर भेज देंगी हमें, तो उसी वक्त हम आपको बुक भेज देंगे। आज तो 30 से कल 1st है, कल तक आप कर लीजिए एडमिशन, तो आपको 3rd डे किताबें मिल जाएंगी। आपकी क्लास तो सैटरडे तक शुरू होगी ना, आपको वेडनेसडे थर्सडे तक मिल और जाएगी। मैम कितने लेक्चर्स होते हैं फर्स्ट वाले कोर्स में, जैसे रतन ज्वाइन करा था? 12 लेक्चर्स इन ईच कोर्स, और टोटल 60 लेक्चर्स होंगे आपके। ओके, सो सॉर्ट ऑफ 1.5 मंथ लगेगा रतन में। या तभी मैंने कहा 7 से 8 महीने आपको लगेंगे। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? यस मैम। मैम सपोज कि किसी सैटरडे को अगर हमने क्लास अटेंड नहीं किया, तो उसका क्या ऑप्शन होगा मैम? इसका रिकॉर्डिंग मैंने कहा ना आपको, रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मिल जाएगी आपको। सैटरडे वाली कोशिश करेंगे हाँ कि हम आपको सैटरडे भेज देंगे। मैम एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे हमने ये कोर्स कर लिया, तो उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग एज अ प्रोफेशन कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर एवरी कोर्स आपको एक हम असाइनमेंट भेजेंगे, वो आप असाइनमेंट घर से ही करके हमें भेजिए, और उस असाइनमेंट भेजने के बाद हम आपको उसका सर्टिफिकेट देंगे। फॉर ईच कोर्स यू विल कीप गेटिंग योर सर्टिफिकेट, सो दैट अगर आप बिल्कुल अपना भूषण के बाद मैं आपको ये क्या बताऊंगी कि भूषण के बाद डेफिनेटली आप उसको कमर्शियली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि भूषण में हम आपको इतना पढ़ा देते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप किसी को उसके बारे में बताने लगे। और धीरे धीरे अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आती कि जब तक आप 5-6 महीने में अपने कोर्सेज सारे खत्म करते हैं, यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। और लास्ट में अगर जो लोग 5th कोर्स तक करते हैं, उसके बाद हम आपको एक डिप्लोमा देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैम और एक क्वेश्चन है कि जैसे इतने लोग तो करते हैं ना, इतने बाहर भी कोर्सेस है, तो कॉम्पिटिशन भी तो बहुत ज्यादा होगा, तो ये हमें मतलब प्लेसमेंट कुछ या फिर क्लाइंट वगैरह कैसे मिलते हैं उसके बाद? देखिए प्लेसमेंट के लिए मैं इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, मैं ये बताऊं कि हमारा जो कोर्स है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज वेरी पॉपुलर, वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड वेरी वेल नोन बाय ऑल द पीपल हु आर इनटू एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया, बिकॉज हमारा सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, विच वाज स्टार्टेड इन 1980s। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो अभी आजकल काम कर रही हैं, वहां पर वो सब लोग, अगर आप जो भी हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, अगर वो दिखाते हैं कि हमने फ्यूचर पॉइंट से किया है, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो दे इजिली कीप देम, बिकॉज दे नो जो भी फ्यूचर पॉइंट से करके आया है उसमें क्वालिटी है, दे नो हाउ टू रीड द हॉरोस्कोप एंड देन दे कैन सेटिस्फाई देयर कस्टमर। तो आप कोई किसी भी वेबसाइट पे, इतनी सारी वेबसाइट पे काम करना चाहें, तो आपको फर्स्ट रेफरेंस मिलेगी, बिकॉज यू हैव डन फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट। थैंक यू सो मच मैम। मैडम ये 50,000 में इसको ईएमआई भी नहीं, इसका भी ईएमआई नहीं है क्या? देखिए मैंने ये कहा कि हम आपको जब इसमें इतना डिस्काउंट दे रहे हैं तो ईएमआई नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप कोई दिक्कत है तो मैं आपको सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकती हूँ कि आप पहले 30,000 कर दीजिए फर्स्ट मंथ में, और सेकंड मंथ में आप 20, इतना ही कर पाऊंगी इसमें। वैसे सर, वैसे मैडम आपका तो मतलब कैसा है फ्यूचर, आपका जो इस कंपनी, उसका तो नाम ही काफी, मतलब इतना नाम फेमस है, नाम तो आपका बहुत सुना है, बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए नाम हमारे तो सबसे मतलब ओल्डेस्ट, हाँ मतलब इंडिया में एक नंबर ब्रांड है, आप ऐसा समझ के चलिए। हाँ जी, क्योंकि हमने ही कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, जो हमारी कंपनी के संस्थापक हैं डॉक्टर तन्वी बंसल, ही हैज स्टार्टेड द कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी इन 1980s। तो वहाँ सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आया था वो फ्यूचर पॉइंट की तरफ से ही आया था। तो और उन्होंने कोर्सेज भी तब शुरू किए थे, तो तब हमारे ऑनलाइन नहीं थे, ऑफलाइन थे। जब से कोविड आया तब से हमारे सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो गए। तो मतलब क्वालिटी में और एक्सटेंसिव नॉलेज में नोबडी कैन कम्पीट अस। मैंने कहीं से सीखा है, तो बाद में पता चला वो आपके प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाते थे। अच्छा, तो मुझे उनको ही फोन किया तो बोला भाई वो तो ब्रांड है,
वो तो इंडिया का एक नंबर ब्रांड है, उसके बारे में बात ही मत करो, तो हाई फाई लोग हैं। नहीं रोटी खा लिया आपने आप लोगों ने? दो जरा। मैडम अरे बड़े तैयार हो गए। मैडम मुझे पूछना था। हेलो मैडम आप प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। हाँ जी पूछिए। हाँ जी मैडम मैंने पहले ज्वाइन कर लिया 999 में, तो मेरी क्लास ट्यूसडे से शुरू होने वाली है, बट उस समय मेरा ऑफिस आवर्स रहेगा, तो उसमें मैं क्या सैटरडे संडे आपकी वाली जो तन्वी मैडम की उन पे ज्वाइन करूं, क्या करूं? हाँ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, आई शिफ्ट यू, डोंट वरी, यू कैन टॉक टू मी, आई मीन आई विल डू दैट, नो प्रॉब्लम। मैम हाउ डू वी कांटेक्ट और यू? मैडम व्हाट जो इज योर नेम? मेरे को मैं बात करती हूँ प्रीति जी आपसे, आपका इशू मैं समझ रही हूँ, मैं आपसे बात करती जी हूँ। जी जी हाँ जी जी मैम आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी हो तो? हाँ आपको आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, तन्वी मैम लिख रही हैं 935050 800 80001। हाँ जी, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप, इस पे आप मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और इसमें आप हमारा पेटीएम नंबर भी लिख सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड मुझे आप लिख दीजिए, तो मैं आपको तुरंत फॉर्म भेज दूंगी। यू कैन फिल अप द फॉर्म, है 99100, नहीं 99 नॉट दिस नंबर, 99100 80002। 8002। हाँ, ये पेटीएम नंबर भी है और फोन पे भी है, रादर गूगल पे भी है, तो आप चाहे गूगल पे, फोन पे, जिससे भी करना चाहें आप इस पे कर सकते हैं। और आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक फॉर्म भेज दूंगी, वो फॉर्म उसमें आपको करके आप मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं आपको तुम भी लो ना यार, 4 रोटी खा पाऊंगा मैं। उन्होंने रोटी क्यों खाई थी, बना के दिया फिर तुमने। अरे 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 खाली रोटी खा रहे हैं, भाजी की तो आप जो भी इंटरेस्टेड हो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो आपको मैं फॉर्म भेज दूंगी जिसमें कि आपका एड्रेस, ईमेल आईडी सब कुछ होगा, जीमेल, तो आपको हम बस कल ही जो भी एडमिशन लेना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। आपको कल ही हम बुक्स भेज देंगे सो दैट दे कैन रीच यू विदाउट बिफोर फ्राइडे, एंड आपको सारी पीपीटीज भी भेज दी जाएंगी, एवरीथिंग विल बी डन। आपको मैगजीन्स भेजी जाएंगी हमारी, आपको सॉफ्टवेयर भी हम फ्राइडे तक दे देंगे, ताकि आप जब फर्स्ट क्लास अटेंड करें आप तुरंत उसको जो भी मैम पढ़ाएंगी फॉरन सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करके आप उसको देख सके, क्योंकि सॉफ्टवेयर रहेगा तो आप उसमें चाहे हजारों पत्रियां बनाएं, और सबसे पहले जैसा कि मैम भी बताएंगे आपको कि सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स पे कंसंट्रेट करिए, जैसे कि सब आप अपना फैमिली मेंबर्स की सबकी हॉरोस्कोप बना लेंगे तो आपको सबके लग्न पता चल जाएंगे, और उस पर कंसंट्रेट करके आपको बहुत ईजी होगा उसको एस्ट्रोलॉजी को सीखना। तो हम पूरी कोशिश यही करते हैं, हमारा पूरा मतलब ये कोशिश रहती है कि जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ के जाए एस्ट्रोलॉजी को पूरा अंदर तक सीखे, ये नहीं कि सिर्फ आपको आप अंदाजे से किसी की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम बिल्कुल, हमारा ये पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज यही है कि आप एस्ट्रोलॉजी को पूरे डेप्थ में सीखें, तभी हम एस्ट्रोनॉमी पे इतना पढ़ाते हैं, वरना जनरली पीपल डोंट वेस्ट टाइम ऑन एस्ट्रोनॉमी, वो लोग बस ग्रह पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया ताकि आप ऊपर ऊपर से जान लें, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी को पूरे डेप्थ से सीखें। आप सोचें अपने मन में कि आकाश से किस तरह से हम जुड़े हुए हैं, कैसे आकाश से जो ग्रह हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं। थ्योरी में मत रहिए, आप प्रैक्टिकल देखिए, आपको हम दिखाएंगे, हम स्काई पे मैप दिखाएंगे कि आप अपना ऊपर जाके देख सकते हैं कि कैसे मैप आप देख सकते हैं स्काई में जाके, और आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कौन सा तारा कहाँ पर है, वीनस कहाँ पर है, मंगल कहाँ है, सैटर्न कहाँ है। तो ये आप ताकि जब और आप इस डेप्थ में सीखेंगे तो आप नेचुरली आप अपने जीवन में भी उसको उतारेंगे। अपने बच्चों की हॉरोस्कोप देखनी है कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, उनकी कुंडली क्या कहती है, साइंटिफिक साइंस लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, सब में आपको हेल्प करेगा। तो मतलब हमारा आपको पूरा साइंटिफिक वे से तरह से हम पढ़ाना चाहते हैं, हम आपको ना ही किसी भ्रम में या ना ही किसी हम टोटकों में विश्वास कराना चाहेंगे कि आप ऐसे करिए। हम चाहते हैं आप साइंटिफिक तरह से एस्ट्रोलॉजी पढ़िए और उसको अपने जीवन में उतारे और दूसरे लोगों को भी इसमें हेल्प करें, यही हमारा ध्येय है। और उसमें हम आपको पूरी हेल्प करते हैं समझने में, और हमारा कोर्स भी इसी तरह का बना हुआ है ताकि आपको उसमें पूरी सुविधाएं मिले और उसको आप समझें। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? मैडम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। ये जो आपके पास बुक्स है, ये पीडीएफ होंगे या बुक्स होंगे?
हैंडीकैप बुक्स, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स हम आपको भेजेंगे। हार्ड कॉपी भेजेंगे? हाँ जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो मैं आपको फॉर्म भेजूंगी उसमें आपको मेंशन करना होगा कि आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। उसी कोर्स कब से शुरू होगा? ये कोर्स 6 तारीख से शुरू हो रहा है। मैम हिंदी क्या रहेगी टाइमिंग? 11 से 12:30 दिन में? हाँ जी, मॉर्निंग में। हफ्ते में एक दिन होगा, शनिवार को? क्या नहीं, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। अच्छा, सैटरडे संडे होगा, ताकि आप, हमने देखकर बनाया ताकि जितने भी वर्किंग पीपल हैं वो भी ज्वाइन कर सकें। आप व्हाट्सएप पर सिलेबस भेजेंगे ये लेवल 1 का? हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जो मैंने अभी नंबर लिखा है इस पे। अच्छा, कि आप लिख दीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, मैं आपको सब कुछ भेज दूंगी। मैम ये लैंग्वेज कैसे चूज करें, वो कैसे पता चलेगा? जैसे हमारा जो कोर्स होगा हमको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, हिंदी में पढ़ाया जाएगा, हमारे आता दोनों है। अंकिता जी, जैसे कि मैम ने अभी आपको पढ़ाया, जो हमारी पीपीटीज हैं वो इंग्लिश में होंगी। मैम जैसे इंग्लिश हिंदी मिक्स में पढ़ा रही थी, ऐसे ही पढ़ाएंगी। और बुक्स जो है, आपको ऑप्शन देना होगा कि आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। आप एग्जाम हिंदी या इंग्लिश किसी में भी दे सकती हैं, एज पर योर चॉइस। ओके। ये वीडियो हमारे पास हमेशा के लिए रहेगी, बट वो टर्मिनोलॉजीज हिंदी में बहुत डिफिकल्ट लगती है। यस, तो मैं जैसे मैम ने अभी पढ़ाया वैसे ही पढ़ाएंगी आपको। ओके। ये वीडियोस हमारे पास रहेंगे? नहीं, देखिए मैं नहीं, क्योंकि देखिए हम जो आपको गारंटी देते हैं कि 6 महीने तक रहेंगी, लेकिन उसकी क्योंकि यूट्यूब पे हम पर्सनल प्राइवेट यूट्यूब पे लोड करते हैं, तो अभी तक तो हमारी चल रही है, 1-1 साल से वीडियो चल रही है, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि यूट्यूब की क्या पॉलिसी होगी। तो हम 6 महीने की आपको एश्योरेंस देते हैं कि 6 महीने तक रहेंगी, लेकिन उसके बाद रह भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। तो उसके लिए मैं आपको गलत वो नहीं दूंगी, 6 महीने का मैं एश्योरेंस देती हूँ आपको। 6 महीने तक आप अपने नोट्स बना लीजिए और बुक्स हैं आपके पास सब कुछ, तब तक तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारा डिटेल भेज देती हूँ। और जैसा मैंने कहा, हम आपको आज बेस्ट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आई थिंक नाउ वी कैन क्लोज। मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर पर्सन कोई अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है कोर्स, तो नेक्स्ट सेशन इसी कोर्स का कब आएगा? देखिए, नेक्स्ट सेशन अब इसका हमारा एक इवनिंग में अभी शुरू होने वाला है। तन्वी मैम का तो क्योंकि 1.5 महीना चलेगा, एक हमारा इवनिंग में 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, बट वो इवनिंग में है 8 to 9:30। उसमें मिस्टर अनिल जैन है, हमारे एक और सीनियर फैकल्टी हैं, वो लेते हैं। मतलब वो शुरू हो गया है? नहीं, 20 अगस्त से शुरू होगा। मैडम शायद मेरा भी लगता है 20 अगस्त ही ज्वाइन कर पाऊंगी, पहले नहीं हो पाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मुझे भेजिए, मैं दोनों का ऑप्शन आपको भेज दूंगी। देखिए, ऑप्शन मैं आपको भेज दूंगी, पेमेंट आप अभी कर देंगे तो आप इतनी ही पेमेंट करेंगे वो, लेकिन कोर्स आपका 20 से शुरू हो जाएगा। मैं आपको दोनों ऑप्शन भेज दूंगी। ओके, थैंक यू। So thank you everyone, thank you so much for joining us and giving us your time, and I hope you enjoyed the class। और आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे जो आप पूछना चाहते थे। तन्वी मैम ने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। थैंक यू जी, मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तन्वी मैम, इट वाज अ नाइस सेशन। थैंक यू मैम फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू तन्वी मैम। थैंक यू। थैंक यू।